हेलो एंड वेलकम इन डबराल ट्यूशन क्लासेस। डबराल ट्यूशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम यहाँ पे वन दरोगा की प्रिपरेशन आपसे करवा रहे हैं और इसके रिगार्डिंग हमने फ़िज़िक्स एमसीक्यूज़ किया है अपने चैनल पर। वहाँ पे हमने वीडियोस बना रखी हैं, लेक्चर हैं फ़िज़िक्स एमसीक्यूज़ के 3 to 4 लेक्चर अभी तक, उनको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और वहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम, उत्तराखंड के एग्ज़ाम या फिर अदर स्टेट के एग्ज़ाम, जहाँ पे भी उन क्वेश्चंस को पूछा गया है वो क्वेश्चन हमने कवर करे हुए हैं। तो उस फिज़िक्स एमसीक्यूज़ वाली सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए उसके पैरेलल ही हम यहाँ पे आपके सामने जो उत्तराखंड प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके उनके जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करने का हम लोग आपके सामने यहाँ प्रयास कर रहे हैं। और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। फिज़िक्स एमसीक्यूज़ और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उत्तराखंड के, साथ ही साथ इनको डिस्कस किया जाएगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर हैं, जैसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है आपको उद्यान विभाग पर्यवेक्षक का जो पेपर है, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं। और उद्यान पर्यवेक्षक और कृषि अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, गन्ना पर्यवेक्षक आदि जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे यहाँ पे। तो दोनों ही लेक्चर यहाँ पे पैरेलल चलेंगे, दोनों को आप देखिए। और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं उनके आप नोट्स बनाइए, उनको रिवीजन करिए। और साथ ही में जब भी हम बीच में आपसे उन क्वेश्चंस को पूछेंगे तो वहाँ पे कमेंट्स में अपना आंसर हमें भेजिए। ओके, तो इसी उद्यान अभी हम जो सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर, वो है उत्तराखंड उद्यान विभाग पर्यवेक्षक 2019 में ये एग्ज़ाम हुआ था। और इसके जो जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को हम एक ही स्लाइड में तो कंप्लीट नहीं कर सकते, एक ही लेक्चर में तो कंप्लीट नहीं कर सकते, इसलिए इसके शायद 3 to 4 पार्ट आए और उन पार्ट्स में हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस को डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। जो एग्ज़ाम में पूछा गया फैक्ट है उसको भी पढ़ेंगे और उसके साथ ही जो अदर फैक्ट्स हैं जिसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है उनको भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और साथ ही इमेज के साथ, डायग्राम के साथ पूरी कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, आप लेक्चर में बने रहिएगा, कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरू करिए। और हम अभी शुरू करते हैं फर्स्ट स्लाइड को। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस उद्यान विभाग पर्यवेक्षक में पूछा गया, तो फर्स्ट स्लाइड आपके सामने ये है। यस, वह एंजाइम, क्वेश्चन है कि वह एंजाइम जो आंसू एवं लार में उपस्थित होते हैं और वह एंजाइम करता क्या है, वो बैक्टीरिया जीवाणु को मार देता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो उस एंजाइम को यहाँ पे स्लाइड में आप देख रहे हैं, उस एंजाइम को कहा जाता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या है, इसकी पूरी ऐसे जुड़े हुए फैक्ट्स को हम लोग स्टडी करेंगे। तो लाइसोजाइम एक स्पेशल एंजाइम है, दिस इज़ अ स्पेशल एंजाइम। और ये एंजाइम जो है कहाँ पे पाया जाता है, ये टीयर्स, जैसे आंसू हैं आपके, और जो सलाइवा है, सलाइवा इट मीन्स जो लार है, और स्वेट है, स्वेट मीन बाय जो पसीना है, पसीना, और जो अदर इसके साथ ही इन लिक्विड्स के साथ जो अदर बॉडी फ्लूइड्स हैं, जो हमारी बॉडी में अदर्स निकलने वाले जो तरल पदार्थ हैं उनमें भी ये लाइसोजाइम पाया जाता है। ठीक है, और इसके साथ ही बॉडी फ्लूइड्स में, और जैसे मिकोसल लाइनिंग में, जो हमारी जो नाक की जो मिकोसा की जो लाइनिंग है वहाँ पे भी ये लाइसोजाइम पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, ये लाइसोजाइम ये तो हमें पता चल गया कि इसकी प्रेजेंस कहाँ पर है, लेकिन ये काम क्या करता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इट। तो ये जो काम करता है, इसका जो फंक्शन है इसका, ये किल करता है बैक्टीरियाज को। जो बैक्टीरिया क्या करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेज, इलनेस हमारी आँखों में या हमारे माउथ में क्रिएट करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलनेस को, उनको ये किल करने का काम करते हैं लाइसोजाइम। ठीक है, आई के केस में भी इनका फंक्शन वही है। आई में भी ये क्या करेंगे कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है, या जो इन्वेडर बैक्टीरियाज हैं जो हमारी आँख में आक्रमण करने वाले हैं, कोई डिजीज़ को क्रिएट करने वाले हैं, उन बैक्टीरियाज को ये किल करेंगे। ठीक है,
अच्छा, और नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि लाइसोजाइम जो एंजाइम है इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, किसने इसका इन्वेंशन तो नहीं, बस डिस्कवरी है ये कि किसने किया था। तो डिस्कवरी करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी डिस्कवरी करी थी। कब करी थी कि 20th सेंचुरी में इसकी डिस्कवरी उन्होंने करी थी। ठीक है, तो ये फैक्ट्स हैं। आगे के फैक्ट्स जो डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, सॉरी ये थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड भी चला गया। इसकी डिस्कवरी उन्होंने करी थी जब वो बैक्टीरियल कल्चर कर रहे थे लेबोरेटरी में। तो उस टाइम उन्होंने नोटिस किया कि जो बैक्टीरियल जो मीडियम है जहाँ पे कल्चर किया जा रहा है वहाँ पे कुछ ऐसी थिंग्स है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बैक्टीरियाज को ग्रो नहीं करने दे रही हैं, बैक्टीरियाज को किल कर रही हैं। तो उसी टाइम उन्होंने नोटिस किया कि इसमें कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो बैक्टीरिया को किल कर रहा है। तो वहीं से इसकी डिस्कवरी हुई, लाइसोजाइम की डिस्कवरी हुई। उन्होंने इस सब्सटेंस को, ये जो बैक्टीरिया को किल करने वाला है, इसको लाइसोजाइम नाम दिया। नाम देने वाले भी वही हैं, डिस्कवरी करने वाले भी वही हैं। और कब डिस्कवरी करी, जब वो बैक्टीरियल कल्चर कर रहे थे 20th सेंचुरी में। कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है ना। और ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है, ये इसकी क्या क्वालिटी है ऐसी जो ये बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो इसकी जो क्वालिटी है, इसकी क्वालिटी ये है कि ये जो है क्या कर देता है, ये बॉन्ड्स को, जो केमिकल बॉन्ड्स हैं, जो केमिकल बॉन्ड्स जो बनते हैं उनको ब्रेक करने की कैपेबिलिटी इसमें होती है। ठीक है ना। अब कैपेबिलिटी कैसे होती है? फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लीजिए आप कि ये है कोई बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल की जो बैक्टीरिया है ये, और बैक्टीरिया की ये है आउटर, इसको कहते हैं सेल वॉल। ये जो सेल वॉल बनी हुई होती है ये एक स्पेशल टाइप के कंपाउंड की होती है, उसको कहते हैं क्या? पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकेन की ये सेल वॉल बनी होती है। कई बार एग्जाम में यही पूछा जाता है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किस सब्सटेंस से मिलकर बनी हुई होती है, तो वहाँ पे राइट आंसर होगा पेप्टाइडोग्लाइकेन। अच्छा, ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप्स के अदर सब्सटेंस पाए जाते हैं, और इन सब्सटेंस को कहा जाता है, इनमें दो सब्सटेंस हैं। फर्स्ट वन है, वो है आपका, फर्स्ट वन जो सब्सटेंस है यहाँ पे स्लाइड में आप देख रहे होंगे, उसका नाम है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, जिसको नैम भी कहते हैं। एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, नैम। और जो दूसरा है वो है एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन एसिड। ये भी एक दूसरा टाइप का क्या है, कंपाउंड है जो पाया जाता है पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल वाली बैक्टीरियल सेल में। ठीक है। तो ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं, जो नैम है और जो NAG है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग जो बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड, क्योंकि ये केमिकल कंपाउंड्स है तो केमिकल कंपाउंड्स हैं तो केमिकल बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे दोनों। और ये केमिकल बॉन्ड्स क्या करता है, ये केमिकल बॉन्ड्स ही बैकबोन होता है। ये जो केमिकल बॉन्डिंग जो यहाँ पे होती है इन सब्सटेंसेस की, यही इस सेल वॉल्स को बनाती हैं। और इस सेल वॉल क्या है? सेल वॉल है बैकबोन किसकी? बैक्टीरियल सेल की। तो ये जो एंजाइम है आपका लाइसोजाइम, लाइसोजाइम करता क्या है कि जो दोनों ये जो मॉलिक्यूल्स हैं नैम और NAG, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड्स बनता है इसको ब्रेक डाउन करने का काम ये लाइसोजाइम करता है। तो जैसे ब्रेक डाउन हो जाएगा, फिर सेल वॉल उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी, और सेल वॉल ब्रेक डाउन हो जाएगी तो पूरी जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस टाइप से लाइसोजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। और दो कंपाउंड, इनका नाम ध्यान रखिए, नैम और NAG। ठीक है। और इसके डिस्कवरी करने वाले कौन हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही जो लाइसोजाइम एंजाइम है, इसकी प्रेजेंस क्या है, कहाँ पे ये पाया जाता है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट को समझिए और इसको अपनी कॉपी में नोट भी करते जाइए। मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने ये है। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? मशरूम की खेती में बीज का उपयोग किए जाने को कहते हैं। बोलने का मतलब ये है कि अगर हम मशरूम कल्टीवेशन करना चाहते हैं तो हमें जो मशरूम को कल्टीवेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले वो कौन सी चीज़ है जो हमें पहले चाहिए? तो किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए हमें सबसे फर्स्ट में चाहिए होता है उसका सीड।
ठीक है ना। सीड के थ्रू हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। सीड क्या होता है, यदि आपसे सीड की डेफिनेशन पूछी जाती है, सीड की डेफिनेशन, तो सीड सीड होता है, सीड एक स्टोरेज है। वो किस चीज़ का स्टोरेज है, कि किसी भी जो भी स्पीसीज है उसके जेनेटिक मटेरियल का, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल का स्टोरेज है, जेनेटिक मटेरियल का स्टोरेज है सीड। ठीक है। एक पौधा, पूरा पौधा बनने के लिए जो सीड्स में, सीड जो रिस्पॉन्सिबल होता है एक पूरा पौधा बनने के लिए, तो रिस्पॉन्सिबल सीड के अंदर क्या रिस्पॉन्सिबल हैं, वो जेनेटिक जो कोड्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है ना। तो जो सीड्स है मशरूम की खेती के लिए, जो जिसको जो इसका सीड होता है वो होता है स्पॉन, जैसे स्लाइड में आप लोग देख रहे हैं। तो जो मशरूम की खेती है, मशरूम की खेती करने के लिए जो सीड चाहिए, उस सीड को कहते हैं क्या, स्पॉन। तो स्पॉन भी एक लाइक सीड है, और सीड क्या है, जेनेटिक मटेरियल होता है किसी भी प्लांट का, है ना। जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है सीड में। ठीक है। और सीड क्या होता है, जब सीड को फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तो सीड फिर जर्मिनेट होकर एक पूरा प्लांट प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है। तो ये समझ में आ गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड ये है, डाइबैक नामक रोग होता है। डाइबैक नामक रोग किसकी कमी से होता है, यहाँ पे स्लाइड में कॉपर की कमी से, सेकंड मैग्नीशियम की कमी के कारण, मॉलिब्डेनम की कमी के कारण, या बोरोन की कमी के कारण। तो यहाँ पे राइट आंसर है कि कॉपर की कमी के कारण ये जो डाइबैक है, ये डाइबैक डिजीज़ होती है। डाइबैक डिजीज़ में जो सिम्टम्स होते हैं क्या होते हैं, डाइबैक डिजीज़ में इस टाइप से जो ये इसकी ब्रांच है, ब्रांच इस टाइप से ब्लैक कलर में हो जाती है ना। मोस्टली ये डाइबैक जो डिजीज़ है ये सिट्रस फैमिली, यानी जो खट्टे फलों वाली फैमिली हमारी बॉटनी में आपने पढ़ा होगा, सिट्रस, सिट्रस फैमिली जो है वहाँ पे ये डिजीज़ ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है इन प्लांट्स को। ठीक है। और इसका जो ये है प्रोपेगेशन है वो कैसे होता है, इसका प्रोपेगेशन कैसे होता है इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो मेनली ये डिजीज़ जो है कॉपर की कमी के कारण होती है। ओके। अच्छा, कॉपर क्या होता है, कॉपर क्या है, कॉपर एक एलिमेंट है, एक मेटल है। ठीक है ना। कॉपर एक टाइप का क्या है, मेटल है। और ये मेटल, इसको प्लांट के केस में इसको कहा जाता है ट्रेस एलिमेंट, ट्रेस एलिमेंट, या इसको कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनका कि पौधों को आवश्यकता होती है लेकिन बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, उनको कहा जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, और अदर मॉलिब्डेनम हो गया, तो ये सारे एलिमेंट्स हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जबकि जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं जिनको, जो प्लांट्स को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, उनको कहा जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर प्लांट्स को क्या चाहिए सबसे ज़्यादा, उसको चाहिए कार्बन, क्योंकि कार्बन होगा तभी जाके वो अपना फूड फॉर्मेशन कर पाएगा। कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और फास्फोरस है, तो ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है। तो कॉपर एक टाइप का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और ये सारे कैसे हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो कॉपर एक ट्रेस एलिमेंट है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। और इसकी इम्पोर्टेंस कहाँ पे है, इसकी इम्पोर्टेंस जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कॉपर की, वो है, एक तो ये क्या करता है, इसकी इम्पोर्टेंस ये की है कि फोटोसिंथेसिस में इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। फोटोसिंथेसिस में कहाँ पे, जो फॉस्फोराइलेशन होता है, फॉस्फोराइलेशन या फॉस्फोरिलीकरण जो होता है, वहाँ पे कॉपर का इम्पॉर्टेंट रोल है। और साथ ही जो कॉपर होता है, कॉपर का इम्पॉर्टेंट रोल होता है एंजाइम में भी। एंजाइम, जो एंजाइम बनता है, एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट में ग्रोथ करने के लिए या मेटाबॉलिज्म करने के लिए, तो एंजाइम के कंपोनेंट्स भी होते हैं कॉपर। ठीक है। तो कॉपर का यहाँ पे बहुत यूज़ है। और कॉपर की डिफिशियंसी अगर हो जाएगी तो डाइबैक डिजीज़, डाइबैक जो इलनेस है, और इसके साथ ही अदर इलनेस भी हो सकती है प्लांट में। ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड है कि आम की बीज रहित किस्म है, क्या है, सिंधु है, रत्ना है, अल्फोंसो है, या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी तो नहीं है, इसमें राइट आंसर सिंधु है। सिंधु एक सीडलेस वैरायटी है किसकी,
मैंगो की, ठीक है। और ये सीडलेस जो वैरायटी है ये है एक हाइब्रिड वैरायटी है इसकी, मैंगो की। और हाइब्रिड वैरायटी कैसे बनाई गई है ये, जब हमने जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो रत्ना स्पीसीज हैं इसकी मैंगो की, और अल्फोंसो ये वाला अल्फोंसो और रत्ना, इन दोनों के बीच में जब क्रॉस करवाया तो उन्होंने एक नई स्पीसीज़ बनाई जिसका नाम था सिंधु स्पीसीज़। और सिंधु स्पीसीज़ की स्पेशलिटी क्या है कि ये सिंधु जो है ये सीडलेस है, ठीक है। ये 100% सीडलेस भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसमें 100% सीड बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन जो सीड है उसकी जो है स्मॉल लेयर्स है, इसमें थिन लेयर की जो सीड है, बहुत छोटा एरिया है सीड का, या ये कहें कि साइज में सीड बहुत छोटा है, ठीक है। जो फर्स्ट वैरायटी थी जो सीडलेस मैंगो वैरायटीज़ को कल्टीवेट करने के पीछे एक पहला कदम था, ठीक है ना। ये जो है 1992 में, ये जो सिंधु वैरायटी को 1992 में बनाया था कि इन्होंने, वो कौन सी संस्था थी, वो थी कोंकण कृषि विद्यापीठ। और ये है कोंकण कृषि विद्यापीठ कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो उन्होंने रत्ना और अल्फोंसो के बीच में क्रॉस कराकर ये हाइब्रिड सिंधु प्राप्त करी थी, ठीक है। और इसका जो मेनली कल्टीवेशन होता है कहाँ पे, कल्टीवेशन इसका मेनली होता है वेस्टर्न इंडिया में। जो वेस्टर्न इंडिया हमारे पार्ट जैसे राजस्थान है और गुजरात वाला एरिया है, तो वहाँ पे, या फिर पंजाब वाला एरिया है, तो वहाँ पे वेस्टर्न इंडिया वाले पार्ट में इसकी कल्टीवेशन होती है, ठीक है। यहाँ पे जब हम सिंधु मैंगो वैरायटीज़ को डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंगो के बारे में भी हमें जान लेना चाहिए कि मैंगो जो स्पीसीज़ है वो उसकी स्पेशलिटी क्या है, ठीक है। तो मैंगो जिसको कहा जाता है मैंगो को कहा जाता है किंग ऑफ फ्रूट, ठीक है। और ये मेनली ये हमारे कंट्री का फ्रूट नहीं है, ये जो हमारे कंट्रीज़ में बाहर से आने वाले लोग थे, पुर्तगाली थे, जिन्होंने यहाँ पे अपना व्यापार चलाया था 14 to 15 अप्रॉक्सीमेट उसमें सन में। तो उस टाइम उन्होंने इसको लाया था कहाँ से, साउथ अमेरिका वाला जो रीजन है वहाँ से उन्होंने इस मैंगो वैरायटी को लाया था, ठीक है। और पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था ये, और अभी तक वर्तमान में इस मैंगो वैरायटीज़ को इंडिया में तकरीबन 40,000 साल हो गए हैं, 40,000 साल से हमारी कंट्री में कल्टीवेट हो रहा है। अच्छा, इसकी और स्पेशलिटी क्या है, कहाँ पे आप इसको कल्टीवेट कर सकते हैं, इसके लिए जो एटमॉस्फेयर है वो क्या होना चाहिए। तो मैंगो को कल्टीवेट करने के लिए आपको किस टाइप की क्लाइमेट चाहिए, वो है ट्रॉपिकल, यानी उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में ये आम हो सकता है। ट्रॉपिकल एरियाज़ में क्या होता है, ट्रॉपिकल एरियाज़ में सन बहुत लेट तक रहता है, ठीक है ना। वहाँ पे सूर्य की मात्रा जो सोलर एनर्जी है वो लेट टाइम तक रहती है, और साथ ही वहाँ पे गर्मी होती है, बारिश भी होती रहती है। तो ऐसे ट्रॉपिकल एरियाज़ में मैंगो को कल्टीवेट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप मैंगो की ये पूरी हिस्ट्री आपको समझ में आ गई होगी, और सिंधु को हमने कैसे बनाया है ये भी आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है ये, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन संयोग कर सकता है। 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है वो कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है, या कितने क्वांटिटी में कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ले जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स क्या है, ऑक्सीजन हमारी ऐसी गैस है जो हमें चाहिए, यानी ये प्राण वायु है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन के विदाउट तो कोई आदमी सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तो हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में पाया जाने वाला एक पिगमेंट है। और एक पिगमेंट करता क्या है, इसकी वजह से एक तो हमारा ब्लड कैसा है, हमारा ब्लड लाल है, रेड कलर का ब्लड है। और साथ ही ये हीमोग्लोबिन एक दूसरा वर्क करता है, क्या करता है कि ये जो ऑक्सीजन है हमारे सेल्स या हमारे ऑर्गन्स को फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए, काम करने के लिए क्या चाहिए, उनको चाहिए ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन डाइजेशन करता है फूड का, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन के वजह से डाइजेशन होता है, उनको एनर्जी मिलती है सेल्स और ऑर्गन्स को, इसीलिए ऑक्सीजन उनको चाहिए।
तो ऑक्सीजन को ले जाने का काम हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को हमारे सेल्स या ऑर्गन्स तक ले जाने का काम कौन करता है यहाँ पे, वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। हीम का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए, हीम का मतलब होता है आयरन, और ग्लोबिन, ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन एक टाइप का प्रोटीन है, ग्लोबिन प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन यदि हम नॉर्मली कहें तो हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। और एक जो हीमोग्लोबिन होता है, एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल्स होगा वो कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ ले जाता है, तो ये 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को साथ ले जाता है, ठीक है ना। और इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो आंसर है, राइट आंसर वो ये है कि 1 ग्राम में तो पता नहीं ये तो कितने ही हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा वो है 1.34 ml ऑक्सीजन को ये एक हीमोग्लोबिन कैरी करता है, और कहाँ ले जाता है, लंग्स में। लंग्स से कहाँ ले जाता है, सेल्स में और ऑर्गन्स में, ठीक है। तो ओके, हीमोग्लोबिन का तो फंक्शन हमने समझ लिया है, लेकिन जो हीमोग्लोबिन है इसकी प्रेजेंस हमारे ब्लड में है, लेकिन ब्लड में किस पार्ट में है, ब्लड में ये कहाँ पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन ये जो प्राप्त हमें मिलता है, जहाँ पे ये मिलता है हमारे आरबीसीज में, या रेड ब्लड सेल्स, या लाल रुधिराणु इनको कहा जाता है, लाल रुधिराणु, वहाँ पे ये आरबीसीज हमें मिलता है, ठीक है। और यदि जो आरबीसीज हैं, आरबीसीज में यदि ऑक्सीजन है तो जो ब्लड होगा, ब्लड को कहा जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या ऑक्सीकृत रक्त। ऑक्सीकृत रक्त यानी शुद्ध रक्त, ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन है वो शुद्ध रक्त है, और ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की कमी है वो अशुद्ध रक्त है। तो शुद्ध रक्त हमेशा ध्यान रखिए, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शुद्ध रक्त है वो बहता है धमनियों में, और जो अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त बहता है कहाँ, शिराओं में, ठीक है ना, शिराओं में। तो जो शुद्ध रक्त है वो धमनियों में बहता है, इसलिए इस ब्लड को, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीकृत ब्लड है, इसको आर्टेरियल ब्लड भी कहते हैं, ठीक है ना। सारे इंपॉर्टेंट्स हैं ये पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए किसी भी पॉइंट्स को छोड़ना मत। ये सारे बहुत डीप एनालिसिस करने के बाद आपके सामने मैं ला रहा हूँ इनको, इसीलिए सारे पॉइंट्स को नोट करिए अपनी कॉपी में, ओके। तो ये है आर्टेरियल ब्लड, जो कहाँ बहता है, आर्टरीज में बहता है। और जो ब्लड कहाँ पे बहता है, वीन्स में, यानी सिराओं में बहता है, उसको कहा जाता है वीनस ब्लड। अब आप लोग मुझे बताइए कि वीनस ब्लड में ऑक्सीजन होगा या आर्टेरियल ब्लड में ऑक्सीजन होगा। तो जो ऑक्सीजन होगा वो होगा आर्टेरियल ब्लड में, और वीनस ब्लड में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्योंकि वीनस ब्लड, जो वीनस हमारे ब्लड वेसल्स हैं, जो रक्तवाहिकाएं हैं, उनमें अशुद्ध रक्त बहता है, और अशुद्ध रक्त में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे ऑर्गन्स से कहाँ आता है, हमारे हार्ट में आता है। और जो शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त हमारे हार्ट से कहाँ जाता है, ऑर्गन्स में, और किसके थ्रू, आर्टरीज के थ्रू। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन के पीछे हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे अदर क्वेश्चंस को कर लिया है, इसलिए सारे फैक्ट्स को आप अपनी कॉपी में राइट डाउन करिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है कि जो टर्म रेटूनिंग है, रेटूनिंग किस फसल से संबंधित है। तो टर्म रेटूनिंग संबंधित है, ये है गन्ना से संबंधित। गन्ने को कल्टीवेट करने के लिए ये रेटूनिंग प्रोसेस की जाती है, और इसके थ्रू जो कल्टीवेटर है वो जो है उसको अच्छा फ़ायदा हो सकता है। जो दूसरा हमारा पुराना मेथड है उसके अपेक्षा ये एडवांस मेथड है रेटूनिंग। और आपको ध्यान क्या रखना है कि ये काम कहाँ पे आता है, ये प्रोसेस कहाँ पे होती है, कहाँ अप्लाई की जाती है, कहाँ पे हम इसको करते हैं, वो है शुगर केन में। शुगर केन, शुगर केन का साइंटिफिक नेम क्या है, वो है सैकरम ऑफिसिनेरम, सैकरम ऑफिस सैकरम ऑफिसिनेरम, ऑफिसिनेरम, सैकरम ऑफिसिनेरम साइंटिफिक नेम है शुगर केन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है कि निम्न में से वृद्धि हार्मोन नहीं है, यानी ऐसा हार्मोन जो प्लांट्स में ग्रोथ ना करे, है ना, प्लांट्स की ग्रोथ में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो कौन सा हार्मोन्स है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये सारे हार्मोन्स कैसे हैं, ये तो फाइटो हार्मोन्स हैं।
और ये हार्मोन्स, इन हार्मोन्स की वजह से प्लांट की ग्रोथ बढ़ती है। लेकिन एक हार्मोन से यहाँ पे जो प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज नहीं करता है, बल्कि उसकी जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट करता है, रोकता है उसकी ग्रोथ को, तो वो है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को रोकता है। ग्रोथ, ये प्लांट ग्रोथ करने वाला नहीं है, बल्कि प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करने वाला है, प्लांट की ग्रोथ को रोकने वाला है। इसको इसलिए इसको कहा जाता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, है ना, इसको कहा जाता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। तो ये एब्सिसिक एसिड के बारे में समझ में आ गया। एब्सिसिक एसिड नेम जो उसका उद्भव हुआ है वो एब्सिशन से हुआ है। एब्सिशन का मतलब होता है पत्तियों का झड़ना। जब एब्सिसिक एसिड डोमिनेंट होता है, एब्सिसिक एसिड जब उत्पन्न होता है पौधे में, प्रोड्यूस होता है ये पौधे के द्वारा, तो लीव्स गिरने लगती हैं और सीड डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। फ्लोरल जो फ्लावरिंग है, फ्लावरिंग रुक जाती है। और जो ऑर्गन का साइज़ है, ऑर्गन का साइज़ भी ऑर्गन के साइज़ को भी बढ़ने ये नहीं देते, यानी उसको कंट्रोल करने का काम करता है। 1961-65 कोर्स एंड एडिकोट इसकी डिस्कवरी करेंगे। कहाँ करेंगे? कॉटन में। और ये मेनली इसको 3 नाम दिए जाते हैं। स्ट्रेस हार्मोन है ये, इनहिबिटरी हार्मोन्स हैं, और थर्ड नाम इसका एब्सिसिक एसिड है। ABA से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो प्रोडक्शन होता है, किस टाइम इसका प्रोडक्शन प्लांट में होता है? जब प्लांट स्ट्रेस कंडीशन में हो। स्ट्रेस कंडीशन का मतलब ये है कि जब प्लांट्स में या तो वाटर अच्छे से प्लांट्स को ना मिल रहा हो, या प्लांट्स को जो है बहुत ज़्यादा सनलाइट मिल रही हो, तो उस कंडीशन में ये प्लांट्स में प्रोड्यूस होता है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, या जिसका नाम है क्या? NDRI। NDRI कहाँ पे है और NDRI करता क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए निम्न में से एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है क्या? DNA फिंगरप्रिंटिंग जो एक प्रोसेस है, इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस, और किस टाइप की इलेक्ट्रोफोरेसिस? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ किया जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे बेस्ड है ये DNA फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, और DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है? DNA क्या होता है? फिंगरप्रिंटिंग, DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है? DNA फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा किसी इंडिविजुअल को उसके DNA के यूनिक पैटर्न के थ्रू हम क्या करते हैं? पहचानते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा CID वगैरह या अदर CIF जो भी सीरियल्स आते हैं, वहाँ पे DNA की जांच करी जाती है, या फिंगरप्रिंटिंग की जांच करते हैं। फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू हम क्या करते हैं? किसी भी जो कल्प्रिट होगा उसको पकड़ते हैं, या किसी की परिवार में यदि कोई गुम हो गया है या बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वहाँ पे भी हम फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, DNA फिंगरप्रिंटिंग की जो टेक्निक है, इसको जिसने इन्वेंशन किया था वो किया था एलेक जेफरीज। एक साइंटिस्ट का नाम आता है यहाँ पे, नाम है एलेक जेफरीज। एलेक जेफरीज, एलेक जेफरीज। और एलेक जेफरीज ने कब इसको इन्वेंशन किया था? इसका वो किया था 1984 में, DNA फिंगरप्रिंटिंग का। और DNA फिंगरप्रिंटिंग बेस्ड है किस पे, किस पर काम करती है ये? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर। और फिंगरप्रिंटिंग क्या टेक्निक है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं? एक यूनिक DNA पैटर्न के थ्रू किसी को पहचानते हैं, है ना, उसके बारे में उसके बारे में जानते हैं कि हाँ ये इसका या इसके रिलेशन में है, या इसका बेटा है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जब DNA की फिंगरप्रिंटिंग की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे DNA को जानना बहुत ज़रूरी है। DNA क्या होता है? DNA एक क्या है? DNA एक ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल। और ये जेनेटिक मटेरियल क्या करता है? जो लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उनको ट्रांसफ़र करने का काम करता है। और जो DNA है, DNA का जो पूरा नाम है वो है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, DNA का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और ये जो DNA बना हुआ होगा, ये होता है किस चीज़ से? ये होता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से। और वो चेन्स कुछ इस टाइप से अलाइंड होती हैं, ऐसा करके। इन दोनों चेन्स को देखा होगा आपने अपने बायोलॉजी के बुक में,
कि दो इस टाइप की चेन्स आपस में कॉइल्ड होती हैं और इन चेन्स को कहा जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, और इन चेन्स के बीच में पाए जाते हैं बॉन्ड, इनको हाइड्रोजन बॉन्ड या बेस पेयर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये मॉडल जो है 1953 में ये मॉडल दिया था किसने, वाटसन एंड क्रिक ने। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं कि डीएनए मॉडल किसने दिया, वाटसन एंड क्रिक ने। और ये मॉडल कैसा है, इसको कहा जाता है डीएनए का हेलिकल मॉडल, हेलिकल मॉडल या डीएनए का कुंडली वाला मॉडल इसको कहा जाता है। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था ये 1953 में। तो आई होप ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पूसा आदित्य प्रजाति है, पूसा आदित्य जो प्रजाति है वो है मस्टर्ड की। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, इस मस्टर्ड को, ये वाला पूसा आदित्य सरसों की एक वैरायटी है, एक स्पीसीज़ है उसकी, एक वैरायटी है। और जो सरसों है इसका साइंटिफिक नेम है क्या, ब्रासिका, ब्रासिका कंपेस्ट्रिस, ब्रासिका कंपेस्ट्रिस। और ये जो ब्रासिका है ये इसकी फैमिली है, जिस फैमिली से बिलोंग करता है वो है ब्रासिकेसी। ठीक है, ब्रासिकेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है मस्टर्ड। चलिए ये भी समझ में आ गया। मीठा संतरा, मीठा संतरा है, बोलने का मतलब ये है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो मीठा संतरा है उसका साइंटिफिक नेम क्या है। उसका साइंटिफिक नेम है सिट्रस साइनेंसिस। ठीक है ना, और सिट्रस प्लांट्स में ये आते हैं। ठीक है, सिट्रस साइनेंसिस इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा वृद्धि रोधक हार्मोन है, वृद्धि रोधक हार्मोन एक अदर जो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है वो हमारे सामने है, उसका नाम है एथिलीन। एथिलीन एक प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है, और बाकी सारे जितने भी हार्मोन्स आपको स्लाइड में दिख रहे हैं ये सारे प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं। ठीक है, तो एथिलीन, एथिलीन एक हार्मोन है प्लांट में, एक फाइटो हार्मोन है, और एक किस फॉर्म में मिलता है, गैसियस फॉर्म में मिलता है ये। और इसका कलर है क्या कुछ, तो इसका कलर कुछ नहीं है, ये कलरलेस गैसियस हार्मोन है। ठीक है, और कहाँ पे किन पार्ट्स में ये मिलता है, तो ये फाउंड्स इन कहाँ पे, राइपनिंग फ्रूट्स में, जो फल पकने वाले होते हैं या जो पके हुए फल होते हैं उनमें ये एथिलीन हार्मोन्स मिलता है। एंड फ्लावर एंड लीव्स में भी ये, फ्लावर एंड लीव्स एंड स्टेम वाले पार्ट्स में भी ये मिलता है। ठीक है, एथिलीन जो एक गैसियस प्लांट हार्मोन है, इसका काम क्या होता है, ये जो है जो फ्रूट होते हैं ना, फ्रूट को पकाने का काम ही करता है। आजकल मार्केट में आपने देखा होगा केमिकल एथिलीन भी आती है, केमिकल एथिलीन जो फ्रूट राइपनिंग के लिए यूज़ की जाती है, जैसे मैंगोज़ हो गए और बनाना हो गए, इन सारी चीज़ों को, इन सारे फ्रूट्स को राइपन करने के लिए भी केमिकल एथिलीन का यूज़ किया जाता है। और इसके अदर फंक्शन क्या है, ये जो है इनहिबिट करता है रूट ग्रोथ को, रूट ग्रोथ को नहीं होने देता है। रूट ग्रोथ क्योंकि इनहिबिटर है तो कुछ ना कुछ चीज़ को, कुछ ना कुछ फंक्शन को ये इनहिबिट करेगा, तो रूट ग्रोथ को ये इनहिबिट करता है। और जो फ्लावरिंग है, फ्लावरिंग को ये स्टिमुलेट करता है, मतलब फ्लावरिंग होने के लिए, होने को ये प्रोत्साहित करता है। तो इट स्टिमुलेट द फ्लावरिंग, और क्या करता है, इनहिबिट द रूट ग्रोथ। ठीक है, और साथ ही जैसे ये प्लांट है, प्लांट्स में ये पार्श्वकलिकाएं उगती है, तो इनको भी ये जो लेटरल बर्ड्स होती हैं इनको लेटरल बर्ड कहते हैं या पार्श्वकलिकाएं, इनकी ग्रोथ को भी ये क्या करता है, इनहिबिट करता है। ठीक है, चलिए प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में कोशिका द्रव्य से विशिष्ट अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक ले जाने वाला आरएनए है, ये है टीआरएनए। टीआरएनए इसका अदर नेम है ट्रांसफ़र आरएनए। ठीक है ना, ये आपका मैसेंजर आरएनए है। यहाँ पे देख रहे हैं आरएनए 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है टीआरएनए, एक है टीआरएनए, ये है मैसेंजर आरएनए, जो यहाँ पे कंघी जैसा आपको दिख रहा होगा, मैसेंजर आरएनए है, और ये टीआरएनए है। तो जो टीआरएनए है सबसे पहले जान लेते हैं, इनको ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं, और इनका जो निर्माण होता है, जो सिंथेसिस होता है, फॉर्मेशन होता है, वो होता है डीएनए में। और इनको
एक और नाम देते हैं sRNA। sRNA के नाम से भी इनको जाना जाता है, और साथ ही इनको अदर नेम जो दिया जाता है वो है एडेप्टर आरएनए। एडेप्टर आरएनए क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जो काम होता है, ये क्या करते हैं, अमाइनो एसिड्स के साथ जुड़ने का काम करते हैं, एडेप्टर करते हैं। एडेप्ट का मतलब जुड़ते हैं, किसके साथ जुड़ते हैं? अमाइनो एसिड्स के साथ, अमीनो अम्लों के साथ। और इन अमाइनो अम्ल को कहाँ लेके जाते हैं? ये अमाइनो एसिड्स को राइबोसोम्स तक ले जाने का ये काम करते हैं टीआरएनए, ठीक है ना। और ये जो काम करते हैं, डीएनए जब डीएनए द्विगुणन होता है, डीएनए डिप्लिकेशन होता है, तो उस टाइम इनका इम्पॉर्टेंट वर्क होता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो टीआरएनए इसका राइट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि प्राइमिंग किस फसल से संबंधित है। प्राइमिंग किस फसल से संबंधित है? प्राइमिंग संबंधित है टोबैको से रिलेटेड। और टोबैको का साइंटिफिक नेम क्या होता है? टोबैको का साइंटिफिक नेम है टोबैकम निकोटियाना। हो क्यों नहीं रहा है यहाँ पे ये? सॉरी, यस, ये प्राइमिंग जो है टोबैको में होता है, और टोबैको का साइंटिफिक नेम क्या है? टोबैकम निकोटियाना, ठीक है ना। प्राइमिंग क्या प्रोसेस है? प्राइमिंग एक हार्वेस्टिंग प्रोसेस है। जब आपका टोबैको मैच्योर हो जाता है, उससे लीव्स बननी शुरू हो जाती है, तो उस कंडीशन में उन लीव्स को हटाया जाता है प्लांट से, फिर उनको ड्राई किया जाता है, उसके बाद टोबैको बनाया जाता है, ठीक है ना। जिसको जो हमारे एज्ड पर्सन है उसको खाते हैं लोग। तो जो रिमूविंग प्रोसेस है लीव्स की प्लांट से, तो उसको कहा जाता है प्राइमिंग। प्राइमिंग के थ्रू क्या करते हैं? लीव्स को हटाते हैं प्लांट से, और किन लीव्स को? जो मैच्योर हो गई हैं। मैच्योर लीव का आपको पता कैसे चलेगा? क्योंकि जो लीव्स मैच्योर हो जाती हैं वो कैसे हो जाने लगती है? रोल्ड हो जाने लगती है, ठीक है ना। वो रोल हो जाती हैं, और उन्हीं लीव्स को ये लोग हटाते हैं जो उसकी कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। और जो उनको हटाया जाता है, उसका प्रोसेस क्या होता है? उन लीव्स को हटाया जाता है नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में। सबसे पहले नीचे वाले लीव्स को हटाएंगे क्योंकि ये जल्दी मैच्योर हो जाएंगी, और जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ये लीव्स, नई नई लीव्स आती रहती हैं। इन नई नई लीव्स का ये नेम है, जैसे वेल्डो है, सेको है, वेसो, और इस टाइप से कोरोना और लिजेरो, वीज़ो, इस टाइप से इन लीव्स का ये नाम देते हैं। और नीचे से इन लीव्स को जैसे जैसे मैच्योर होते रहते हैं, इनको साइड करते रहते हैं। तो प्राइमिंग प्रोसेस है, और ये होती है टोबैको में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, साइक्लोस्पोरिन ए प्राप्त किया जाता है कहाँ से? साइक्लोस्पोरिन ए है क्या? साइक्लोस्पोरिन ए एक नेचुरल प्रोडक्ट है, और ये नेचुरल प्रोडक्ट जो प्राप्त किया जाता है वो है टेलियोक्लेडियम इनफ्लैटम, वहाँ से ये प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसका वर्क क्या होता है? कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं? इसका यूज़ होता है एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिकेशन के रूप में। इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिकेशन के रूप में। अच्छा, किस डिजीज़ में इसका यूज़ करते हैं? जैसे रूमेटाइड होते हैं, जो जॉइंट के डिजीज़ होते हैं, अर्थराइट्स हैं, और सोराइसिस है, तो वहाँ पे एक दवाई के रूप में इस साइक्लोस्पोरिन, जो एक साइक्लो कंपाउंड है, उसका यूज़ किया जाता है। और प्राप्त कहाँ होता है? स्लाइड में आप देख रहे हैं, टेलियोक्लेडियम इनफ्लैटम से ये प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। और ये करता क्या है? ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसकी एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है, और उसके थ्रू ये जो है क्योर करता है किसको? रूमेटॉइड और अर्थराइट्स को, ठीक है। आई होप ये 15 क्वेश्चंस थे। 15 क्वेश्चन की जो अगली स्लाइड्स होगी, अगले लेक्चर होंगे, वो हमारे आगे आएंगे। इन सारे क्वेश्चंस को, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया, जो भी क्या, ये पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सारी चीज़ों को आप अपनी कॉपी में नोट करिए, इनका रिवीजन करिए, और साथ ही आगे वाले लेक्चर्स में भी हम इनको रिवाइज़ करेंगे, ठीक है ना। और वहाँ पे तभी रिवीजन होगा, तभी आप सही आंसर पिक करेंगे जब आपने रिवाइज़ किया हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पेपर है, जो उद्यान विभाग पर्यवेक्षक है, ये हमारा चलता रहेगा जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता। शायद 3 से 4 लेक्चर इसके आएंगे, और इनके नोट्स आप अच्छे से बनाइए। ज़रूरी ये नहीं होता है कि जो क्वेश्चन आपसे एक बार पूछा गया है वही क्वेश्चन रिवाइज हो सकता है कि उससे जो जुड़ने वाले अदर फैक्ट्स हैं वो भी आपको पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन तो हो सकता है कि रिवाइज भी हो, लेकिन जो अदर फैक्ट्स हैं उनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो इन सारे अदर फैक्ट्स को आप नोट करिए। और इसके साथ ही यदि आप फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट्स एमसीक्यूज़ को भी पढ़ना चाहते हैं,
उनके भी नोट्स आप बनाना चाहते हैं तो आप क्या करिए, आप जाइए डबराल ट्यूशन क्लासेस में, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी फिज़िक्स के नाम से। 3 से 4 लेक्चर हमारे अभी तक अपलोड हो चुके हैं और 70 to 80 क्वेश्चन हम लोग वहाँ पे कर चुके हैं। वैसे तो ये फॉर्मली तो ये 1780 क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पे तकरीबन हमने 200 से 300 जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर कर लिए हैं। 200-300 क्वेश्चंस हमने क्लियर कर लिए होंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप ज़रूर विज़िट करो और इस वीडियो के नोट्स ज़रूर बनाओ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए।